तो दोस्तों अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। अब तीसरा टॉपिक क्या है, तो पहले तो क्लियर कर दूं कि पिछले वर्ष ये टॉपिक बहुत अत्यधिक मात्रा में चर्चा में आया था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा। और मैं मानता हूं कि आप सबने सुना होगा, लेकिन इस पूरे केस को समझना थोड़ा सा आसान आपके लिए शायद हो सकता है ना भी हो, कि YouTube चैनल पर या गूगल पर हम सर्च मारते हैं तो इतना अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाता जो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या समझा सके उसको। तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा समझाने की। दोस्तों है क्या, आपने सुना होगा एक शब्द है तलाक ए बिद्दत, ऐसे ही लिखते हैं शायद, मेरे को इतना ज्यादा उर्दू समझ नहीं आती, लेकिन फिर शायद ऐसे ही लिखते हैं तलाक ए बिद्दत। ये इस्लामिक शब्द है और इसे हिंदी में बोलते हैं 3 तलाक। इसका मतलब क्या है, इस्लाम धर्म के रीति रिवाज कहते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल दे तो वो तलाक मान्य होगा, किसी भी माध्यम से, जैसे SMS के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे रास्ते हैं, लेटर के माध्यम से, तो वो मान्य होगा। तो ऐसे में तो एक कहानी अटक रही है कि अगर 3 बार किसी ने तलाक बोल दिया तो पत्नी बेसहारा हो सकती है और इसके तो अधिकार भी छिन जाएंगे, क्योंकि भाई वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जीवन यापन कैसे करेगी। तो इसके लिए सरकार ने लास्ट ईयर 3 तलाक कानून बना दिया। ठीक है, अब आपको मैं अगर सीधा कानून पढ़ाऊं तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं कहानी को पीछे से लेकर आता हूं, थोड़ा सा घुमा के लेकर आता हूं, तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बैकग्राउंड से समझाने की कोशिश करता हूं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बात 1980 के दशक की है, 1980 के दशक की है, डिकेड की। ठीक है, इंदौर की एक फीमेल थी जिसका नाम था शाह बानो। उम्र करीब करीब इसकी 62 साल के आसपास है, करीब करीब 62 साल के आसपास है। इनके पति थे मोहम्मद अहमद खान। ठीक है, और बच्चे हैं टोटल 5। क्लियर? इन्होंने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल बोल के तलाक दे दिया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, अब चूंकि पत्नी हो गई बेसहारा, भाई खाना पीना बहुत सारी अब जिम्मेदारी होंगी, पारिवारिक होती हैं, तो पत्नी ने यह केस वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला, निचली अदालत में डाला, और निचली अदालत ने मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि पत्नी को गुजारा भत्ता दे। हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में भी, कोर्ट में अहमद खान को आदेश दिया कि गुजारा भत्ता बेगम को दे, पत्नी को दे। तो इन्होंने जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा केस और फैसला आया 1985 में, 1985 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, देना होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, तो देश में इस वक्त भूचाल आ गया। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम धर्म के लोग थे या इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट को धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, न्यायालय को धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मामला यहीं शांत हो जाता तब तक तो ठीक था, लेकिन आने वाले थे चुनाव, और चुनावों की भगदड़ में इस वक्त राजीव गांधी से एक ब्लंडर हो गया। राजीव गांधी एक गलती कर गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया, बिल्कुल एक कानून बनवा दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, और इसे मुस्लिमों की तुष्टीकरण की नीति का सहारा मान लिया गया। यहां तक तो सही था। अगर मैटर यहां रफा दफा होता, थोड़ा बहुत कुछ राहत थी, लेकिन गनीमत यहां भी नहीं हुई। राजीव गांधी सरकार यहां सामान्यतः मुस्लिमों का सपोर्ट कर गई वोट के चक्कर में। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक मुद्दे में नहीं पढ़ रहा, मैं टॉपिक समझा रहा हूं। अतः मेरा काम है आपको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाना। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, यह मैटर यहां सॉल्व नहीं हुआ, आगे है। इसी बीच 2005 में, जब उस टाइम पर 2005 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो मनमोहन सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर
की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो समझ ले। इस समिति ने ऐसी लाइनें बोल दी जिससे तूफान सा आने लग गया। समिति ने बोला कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति से भी खराब है। अतः इस समिति ने मुसलमानों के कल्याण के लिए शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, स्कॉलरशिप, अन्य तथा मुद्दों की सिफारिश की कि ताकि मुसलमानों के कल्याण को आगे बढ़ाया जा सके और उसको दिशा दी जा सके। क्लियर है तक? चलिए मैटर को थोड़ा सा यहीं रखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समय पश्चात अब ये मामला दोबारा कहां से उछल गया। अब आप सोच रहे होंगे 1985 का केस, अब ये दोबारा कैसे उछल गया, तो सुनते हैं। 2015 में ये केस दोबारा आया। दोबारा मतलब अन्य तरीके से आ रहा है। एक महिला है जिनका नाम है शायरा बानो, जिनका नाम है शायरा बानो। इन्होंने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि इनके पति ने शादी के 15 साल बाद, इनके पति ने शादी के 15 साल बाद इनको तलाक दे दिया था। अतः इन्होंने कोर्ट में केस डाला कि मुझे गुजारा भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जाएं। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के साथ साथ अन्य 4 महिलाओं को भी इसमें जोड़ दिया। मतलब एक सामूहिक केस बना दिया, सामूहिक केस बना दिया। और जो सामूहिक केस में जो अन्य 4 महिलाएं थीं, उसमें एक थी रामपुर की गुलशन परवीन और दूसरी थी जयपुर की आफरीन रहमान और तीसरी थी पश्चिम बंगाल की इशरत जहां और चौथी जो है वो है सहारनपुर की आतिया साबरी। ये 5 महिलाएं, 4 मैंने बोली और ये 5, इन 5 को मिलकर एक जॉइंट केस बन गया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक 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 को असंवैधानिक करार दिया। मतलब कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिया नहीं जा सकता, गलत है ये। और जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच बैठी थी एक साथ। वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश फैसला देता है, लेकिन इस मामले में क्योंकि ये मामला धार्मिक और संवैधानिक आधार पर जुड़ा हुआ था, अतः 5 जज बैठे और 5 के 5 जज 5 अनेक धार्मिक समुदायों से थे। 5 के 5 अनेक अलग अलग धर्मों से थे। पहला जस्टिस JS खेबर जो सामान्यतः सिख थे, ठीक है। दूसरा कुरियन जोसेफ जो सामान्यतः क्रिश्चियन थे और तीसरे यू ललित, ये हिंदू थे और चौथे अब्दुल नजीर जो मुस्लिम थे और 5वें थे RF नरीमन और ये जो थे आपके वो पारसी थे। दोबारा सुन लो, 5 जज बैठते हैं। JS खेवर जो क्या कहते हैं खेहर, ठीक है, जो सिख थे, ये चीफ जस्टिस थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कुरियन जोसेफ क्रिश्चियन थे, यू ललित हिंदू थे, अब्दुल नजीर मुस्लिम थे, RF नरीमन पारसी थे। इसमें हुआ क्या, ये मामला ऐसे आया, फैसला 3-2 से दिया गया। 3 जजों ने बोला कि ये असंवैधानिक है, गलत है, ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता और 2 ने बोला दिया जा सकता है। जो 2 थे ना, वो एक तो ये है, इन्होंने मना किया था कि ट्रिपल तलाक लीगल है, सही है, गलत नहीं है, और एक थे आपके अब्दुल नजीर, इन्होंने भी मना किया था। बाकी 3 ने कहा था गलत है ये। मतलब समझ आ गया हो ना, ये 3 बंदे कह रहे हैं ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, भारत में नहीं देगा कोई भी ऐसे पत्नी बेसहारा जाओगे, या असंवैधानिक होगा, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया क्या, कि सरकार ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाए। 6 महीने के भीतर का समय दिया था, 6 महीने के भीतर या पर्टिकुलर एक निर्धारित समय के भीतर सरकार ट्रिपल तलाक को खत्म करने की, तलाक मैसेज या किसी अन्य माध्यम से आप दे सकते हैं, इसको लेकर कानून बनाए, ठीक है। और जब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश कंटिन्यू होगा, मान्य होगा।
इस आधार पर मोदी गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक को लेकर कानून लेकर आई थी, मतलब विधेयक लेके आई थी। पहले वो विधेयक संसद के एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, और फिर तीसरे में राष्ट्रपति ने साइन करने से वो कानून बन गया। आपको जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, जब ये कानून आया तो ऑल इंडिया मुस्लिम जो बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड है, उसने सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये गलत कर रहा है, धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत में बहुत अच्छे वकील थे, ठीक है, और जो इंडिया के जो मिनिस्टर थे वेंकैया नायडू उस टाइम पर, उन्होंने भी कहा था, मतलब जनरली उन्होंने भी कहा था कि सामान्यतः ये एक जेन्युइन पॉइंट है और इसमें सरकार को ट्रिपल तलाक को खत्म करना चाहिए। वेंकैया नायडू, सॉरी, जो वर्तमान में अभी क्या कहते हैं भारत के वो हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा था कि इसको खत्म कर देना चाहिए। तब सरकार इस कानून को लाई और ये कानून जो था पास होती ट्रिपल तलाक का मतलब खत्म हो गया। अब भारत में कोई भी व्यक्ति 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी अर्थात बेगम को तलाक नहीं दे सकता। अगर वो देंगे तो उसकी एक नियमावली है, उसके आधार पर होगा। उसमें महिला, उसके रिश्तेदार कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट के आधार पर हस्बैंड को या जो पति होगा, जो मतलब हस्बैंड होगा, क्या बोलते हैं, शौहर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते, शायद शौहर ही बोलते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के, बिना किसी भी मतलब उसके, और जमानत का प्रावधान नहीं है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें दोस्त वगैरह कोई भी कंप्लेंट नहीं, दोस्त और पड़ोसी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस हैं इसके, उसकी यूपीएससी आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। इन तीनों के प्रश्न जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं।